हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 10th में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल का सबसे पहला जो चैप्टर है, भारत संसाधन एवं उपयोग। इस प्रकार पढ़ेंगे कि अगर ज़िंदगी में आप कभी भूगोल के इस पहले चैप्टर को भूल गए, इस चैनल पे आइएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा और चल जाइएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग जो हैं आज दिमाग में फिट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला ही क्वेश्चन होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन का परिभाषा बताइए। आप दुनिया में जितना वस्तु देख रहे हैं वे सभी जो हैं संसाधन है। मार्कर देख रहे हैं, संसाधन है। मेरा घड़ी देख रहे हैं, वो भी संसाधन है। मोबाइल में देख रहे हैं, वो भी जो है संसाधन है। तो आखिर इसका परिभाषा क्या होगा? तो वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। दुनिया में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वे संसाधन कहलाते हैं। मार्कर हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है, लिखने में मेरी सहायता कर रहा है। घड़ी जो है हमको टाइम देखने में सहायता कर रहा है। मोबाइल जो है हमको वीडियो बनाने में सहायता कर रहा है। तो ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वे संसाधन कहलाते हैं। अब आपके मन का दूसरा प्रश्न कि सर संसाधन को बांटा कैसे गया है? तो संसाधन का वर्गीकरण जो किया गया है वो 4 आधार पे किया गया है, ठीक है। किस किस आधार पे? तो पहला उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति मतलब कि जन्म होता है। जन्म यानी कि संसाधन का जन्म के आधार पे जो है 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अब अजैव संसाधन और जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव मीन्स जीव, यानी कि जो क्या बोलते हैं सजीवों, जो सजीव संसाधन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जैव संसाधन, और जो निर्जीव संसाधन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अजैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या आ जाएगा? मनुष्य। मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन ही है। अब कैसे संसाधन है? तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, तो हम संसाधन हुए कि नहीं? अब हम खुद कैसे अपने आप के लिए संसाधन हैं? तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको कुछ पैसा भी मिलता होगा, तो हम अपनी आवश्यकताओं को अपने द्वारा ही पूर्ति कर रहे हैं। यानी कि मनुष्य, हम खुद भी जो है एगो संसाधन ही हैं, ठीक है। तो मनुष्य संसाधन है। वनस्पतियाँ वे सभी जो है संसाधन है। अब कहिएगा कि वनस्पति कैसे संसाधन है? वो तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता नहीं है, एकदम करता है हम लोग की आवश्यकताओं की पूर्ति। अब कभी कभी जड़ी बूटी बनाने के लिए वनस्पति का हम लोग उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं? तो वनस्पतियां भी जो है संसाधन है। उसके बाद हम बोलें तो मत्स्य और उसके बाद पशुधन। मत्स्य कहने का मतलब मछली हो गया, जल में रहने वाले जीव, वे सभी जो हैं संसाधन है। अब कहिएगा कैसे? तो मछली जो है हम लोगों की पेट भरता है, आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। पशुधन जैसे कि बैल, घोड़ा, ये सभी जो है हम लोगों को दूरी तय करने में जो है हमारी मदद करता है। उसी प्रकार गाय जो है हमें दूध देकर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जैव संसाधन जो जीव संसाधन होते हैं, सजीव संसाधन को ही हम लोग बोलते हैं जैव संसाधन। बुलाइएगा कभी, जीव यानी सजीव। मनुष्य हो गया, पशुधन हो गया, वनस्पतियां हो गई, ये सभी जो है जैव संसाधन के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अजैव संसाधन क्या हैं। अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं उन्हीं निर्जीव संसाधन को ही अजैव संसाधन बोलते हैं। जैसे चट्टान हो गया, चट्टान जिससे हम लोग जो है क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? तो नीचे, घर के नीचे जो है हम लोग जो है सरमाइका का उपयोग करते हैं, या जो घर में क्या नीचे ज़मीन में जो है हम लोग उपयोग करते हैं, टाइल्स का उपयोग करते हैं। ये सब चट्टान से ही तो प्राप्त होता है। उसके बाद हम बताएं तो कोयला, ये सब क्या हो गया? तो ये सब जो है निर्जीव संसाधन है, ठीक है।
तो आप लोग समझ गए कि उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन और अजैव संसाधन होता है। जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है? तो जैव सजीव संसाधन को ही जैव संसाधन बोला जाता है और निर्जीव संसाधन को जो है अजैव संसाधन बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं उपयोगिता के आधार पे संसाधन। उपयोगिता यानी उपयोग के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोग के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ये नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन का होता है, इसके नाम में ही जो है परिभाषा छिपा हुआ रहता है। नवी यानी फिर से उसको हम लोग नया बना सकते हैं, यानी वैसा संसाधन जिसका हम लोग जो है पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसका जो है हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि हो गया जल, वायु, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन है जिसका हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, है कि नहीं? नवीकरणीय संसाधन है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश का हम लोग उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? अनलिमिटेड है, उपयोग कीजिए आप। उसके बाद हम अनवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका जो है हम लोग नया फिर नहीं कर सकते हैं, यानी कि नया फिर दोबारा उपयोग जो है नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, एग्जाम्पल लेते हैं कोयला का। अब कोयला का एक बार हम लोग उपयोग करके जला दिए, उसको राख बना दिए, तो क्या फिर हम कोयला उससे बना सकते हैं? एकदम नहीं बना सकते हैं। तो वे क्या होंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। फिर से आप समझिएगा, नवीकरणीय संसाधन जो है उपयोगिता, उपयोग करने के आधार पे बांटा गया है, यानी कि वैसा संसाधन जिसका हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, नया बनाकर दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जिसे हम लोग पुनः दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब बात करेंगे स्वामित्व के आधार पे संसाधन। स्वामित्व मतलब होता है मालिक, यानी मालिकाना आधार पे संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन एवं चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब ये इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं स्वामित्व के आधार पे, मालिकाना आधार पे। पहला हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का खास अधिकार होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि घर जो है किसी का पर्सनल होता है, पर्सनल नाम पे रजिस्टर्ड होता है, और घर जो है उस व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो संसाधन हुआ घर। और उसका मालिक एक व्यक्ति है तो वो कहलाएगा व्यक्तिगत संसाधन। जैसे घर हो गया, बगीचा हो गया, तालाब। कभी कभी देखिएगा अपन घर के आगे कुआं भी जो है अपन आदमी पर्सनल खुनवाता है, तो कुआं भी क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, कुछ कुएं जो है सामुदायिक संसाधन भी कहलाएंगे, आगे हम बताएंगे। तो व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिस पर जो है किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। घर, बगीचा, कुआं, आपके घर में जो कल है वो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, वो व्यक्तिगत है कि नहीं? अब वो कल पे आके कोनो दूसर जो है हक जता सकता है? नहीं जता सकता है। सरकार आके कहेगी कि वो कल हम गरवाए हैं, वो गरवाया है, वो बाहर वो दूसर है, लेकिन पर्सनल जो हम लोग गरवाए हैं वे हम लोगों का व्यक्तिगत संसाधन है कि नहीं? अब हम बात करते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मतलब होता है जिस पे समाज के सभी लोगों का जो है हक हो,
यानी समाज के सभी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे इसकी परिभाषाएं हम बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पे समाज के सभी लोगों का हक होता है, उसी संसाधन को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि नदी हो गया, नदी सब जाना सबका हक है। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर में आप किसी को जाने से रोक सकते हैं, किसी का पर्सनल हो सकता है, नहीं हो सकता है। मस्जिद किसी का पर्सनल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तालाब किसी का पर्सनल हो सकता है, नहीं। समाज के सभी लोगों का जो है उस पर हक है। कुआं भी देखिएगा तो कुआं पर भी जो है समाज के सभी लोगों का, लेकिन जो अपन घर के एकदम बीच में गरवैले है कुआं, ओकर तो व्यक्तिगत होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो समाज में सब लोग उपयोग कर रहे हैं वे जो हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे, सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। यानी कि वैसा संसाधन जो समाज के सभी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे नदी, मस्जिद, मंदिर, ये सभी जो हैं सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय मीन्स होता क्या है? राष्ट्रीय का मतलब होता है जिस संसाधन पे सरकार का सिर्फ हक होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। कभी कभी आप रोड पे चलते हुए देखे होंगे कि बाउंड्री मार के लिखल रहता है कि यह जो है सरकार के अधीन है। आप देखे होंगे, आप अपने एरिया में कभी घूमिएगा या रोड पे कहीं आप जाते होंगे तो जंगल रहता है, जंगलवा के बाउंड्री मार के बाहर बोर्ड लगाया रहता है कि ये राष्ट्रीय संसाधन है, इस पे सरकार का सिर्फ हक है। यानी कि उस जंगल में हमको जाना होगा तो वो जो है हम लोग सरकार से ऑर्डर लेना होगा कि सर इसमें हमको जाना है, तो वो ऑर्डर देंगे तभी हम जाएंगे। यानी सिर्फ उसका मालिकाना हक कौन है? सिर्फ देश की सरकार है, तो उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व जो है देश की सरकारें होती है, देश का सरकार, उसी को राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कभी कभी जो है आपने जो है देखा होगा कि कोई ज़मीन होता है, ज़मीन जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने यहाँ का जो खेलने का ज़मीन होता है उस पे जो है बाहर कभी कभी बोर्ड लगाया रहता है कि ये जो है राष्ट्रीय भूमि है। ठीक है, यानी सरकार पे इसका हक है, अगर आपको वहाँ पे कुछ भी करना होगा तो सरकार से इजाज़त लेनी होगी। ठीक है, उसी को राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो देखिए, अपने देश के बॉर्डर के 200 मीटर के बाहर, जैसे मान के चलिए कि इंडिया जो है, इंडिया यहाँ तक है, यहाँ से एनएम ये बॉर्डर है इंडिया के देश के, एनएम है जो है इंडिया है। ठीक है, और ई बॉर्डर है, ई बॉर्डर है। अब बॉर्डर से 200 मीटर, बॉर्डर से 200 मीटर जो है सरकार का होता है। ठीक है, लेकिन 200 मीटर का बाहर, 200 मीटर के बाहर का जो एरिया होता है उस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय लोगों का हक होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय होते क्या हैं? तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ का जो एरिया है 4-5 गो देश के सटल है, 4-5 गो देश से जो है सटा हुआ है, तो 4-5 देश जो है मिल के एक संगठन बनाते हैं जिसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इस एरिया पे हमको कुछ भी काम करना होगा तो ये 5 देश से जो है इजाज़त लेना होगा। यानी इंडिया से भी पूछना होगा, यहाँ जो देश है उससे भी पूछना होगा, यहाँ देश है उससे भी, यहाँ देश है वहाँ, सब देश से पूछना होगा कि क्या हम यहाँ पे कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं समुद्र। समुद्र जो होता है वो 200, जैसे इंडिया का बॉर्डर है तो इंडिया के बॉर्डर के बाहर 200 तक जो है इंडिया का हक है कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन 200 मीटर के बाहर जो है इंडिया का कोई हक नहीं होता है कि समुद्र में वो कुछ कार्य करे।
उसके लिए जो है उसके आसपास के जो भी कंट्री हैं वो सभी मिलकर एक संगठन बनाते हैं और वहाँ पे जो भी कार्य करना होता है हम लोग जो है पांचों जो संगठन होता है उससे इजाज़त लेना होता है कि हम उस जगह पे कुछ कार्य करना चाहते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में जो है हम आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है, तो वैसा संसाधन जिस पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हक होता है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कि समुद्र, दिस इज मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको जो है भारत संसाधन एवं उपयोग जो है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। संसाधन की परिभाषाएं हमने आपको बताई। संसाधन को वर्गीकृत किया गया है तो उत्पत्ति के आधार पे हमने बता दिया जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय जो है उपयोगिता के आधार पे हमने बता दिया, और नवीकरणीय जो है उपयोगिता के आधार पे ही है। स्वामित्व के आधार पे 4 होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम बात करेंगे विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के प्रकार, यानी विकास की स्थिति क्या होती है, तो कैसे विकास हो रहा है संसाधन, उसके आधार पे संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। इन संसाधनों को हम लोग पढ़ेंगे। संभावी मीन्स होता क्या है, संभावनाएं होती है, ठीक है। वैसा संसाधन जो अभी खोजा नहीं गया है, जिस पे विचार चल रहा है, जो संभावनाएं हैं कि वो जो है आगे चलकर संसाधन बन सकते हैं, उसी को संभावी संसाधन कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा संसाधन जो संभावनाएं हैं कि आगे चलकर संसाधन बन सकती है, उसे ही हम लोग जो है संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा को जो है हम लोग संसाधन बना सकते हैं, यानी अभी हम संभावनाएं प्रकट कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसको हम लोग बनाए नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि हिमालयी क्षेत्र में जो है उत्खनन वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग खनिज प्राप्त कर सकते हैं। ये संभावनाएं हैं कि वहाँ से ऐसे हो सकती है लेकिन अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। तो वैसी संसाधन जो आगे चलकर संसाधन बन सकती है उसी को हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिएगा कि राजस्थान एवं गुजरात में पवन ऊर्जा को जो है हम लोग संसाधन बना सकते हैं। अब जो है बात करते हैं विकसित संसाधन की। विकसित मीन्स होता है कि जो संसाधन का विकास हो गया है, वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है उसे हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन की अगर आपसे बात की जाए तो विकसित संसाधन में क्या आएंगे, तो जो विकसित हो चुके हैं। बताइए विकसित क्या हुए हैं, तो विकसित संसाधन जैसे कि मशीनों का संसाधन, जैसे बहुत सारे मशीन प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका है। जैसे मान के चलिए पेड़ काटने के लिए पहले हम लोग जो है कुल्हाड़ी का उपयोग करते थे, लेकिन अब पूरा मशीन से तुरंत कट जाता है। तो वो विकसित मशीन जो है क्या विकसित संसाधन के ही उदाहरण होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं पहले जो है नल खोदने के लिए, नल से पानी निकालने के लिए 4-5 आदमी आता था, उसको गाड़ता था, लगभग 10 दिन लग जाते थे प्रोसेस। लेकिन एक ऐसा मशीन आया है जो 3 से 4 घंटे के अंदर जो है आपको पूरा ज़मीन से पानी निकाल कर आपको दे सकता है। तो ये विकसित संसाधने हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो है एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे पहले जो है एक दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए चिट्ठी का हम लोग सहारा लेते थे, चिट्ठी पत्र, लेकिन अब फोन करते हैं, बतियाए लगते हैं। तो मोबाइल विकसित संसाधन ही हैं। वैसे संसाधन जो विकसित हो गए हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं वे विकसित संसाधन कहलाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भंडार संसाधन की।
ये भंडार संसाधन होती क्या है? भंडार मीन्स भंडारा की बात कर रहे हैं, यानी जो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपस्थित हो, जैसे कि जल संसाधन, पवन संसाधन, उसके बाद जो है जीवाश्म संसाधन, ये भंडार के रूप में जो है हमारे यहाँ उपस्थित हैं। भंडार कहने का मतलब, भंडारा मतलब क्या होता है? मान के चलिए हम भोज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भंडारा मतलब होता है कि वहाँ पे सब कुछ जो है स्टॉक में रहता है और उसका हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है उपयोग करते हैं। तो भंडार संसाधन वैसा संसाधन जो भंडार के रूप में हमारे यहाँ उपस्थित हो, उसे जो है भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल, पवन यानी वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी जो है भंडार के रूप में हमारे यहाँ उपस्थित हैं, है कि नहीं? अब हम बात करेंगे संचित कोश संसाधन। ये संचित होता क्या है? संचित मीन्स होता है इकट्ठा करना, ठीक है। संचित मीन्स होता है इकट्ठा करना। वैसे संसाधन जिसका हम लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, उस संसाधन को बचाना ही संचित संसाधन कहलाता है। जैसे कि हम लोग जो है जल का इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ी जो है जल के लिए तरसने वाली है, ठीक है, पानी के लिए तरसने वाली है। तो उस संसाधन को क्या हम लोग कहेंगे? संचित कोश संसाधन कहेंगे। जल संचित कोश संसाधन है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? संचित कोश संसाधन है, क्योंकि इसका हम लोग उपयोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ का जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो समझिए कि आपके भविष्य के लिए जो है वो खतरा लेकर ही आने वाला है, ठीक है। तो संचित कोश संसाधन वैसे संसाधन जिसको हम लोग संचित करते हैं, संचित यानी स्टॉक के रूप में रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संचित कोश संसाधन। अब जो है आपको संसाधन क्या है, संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है और कौन कौन संसाधन के प्रकार हैं, आपको एकदम दिमाग में फिट हुए होंगे। आप लाइफ में कभी भी इसको जो है भूल नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं संसाधन नियोजन की, कि आखिर जो है हम लोग संसाधन का नियोजन कैसे कर सकते हैं। संसाधन नियोजन कहने का मतलब है कि संसाधन को जो है हम लोग कैसे बचा कर रख सकते हैं, योजना कैसे बनाकर जो है उसको हम लोग रख सकते हैं, यानी संसाधन का जो है हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो संसाधन नियोजन करने के लिए, संसाधन को और विकसित बनाने के लिए क्या करना होगा? तो जगह जगह, पहला टॉपिक है संसाधन का नियोजन में कि जगह जगह यानी विभिन्न जगहों पे जाकर संसाधनों के खोज का पता लगाना चाहिए कि कहाँ पे किस संसाधन का जो है हमें प्राप्ति हो रही है, ठीक है। जगह, पहला टॉपिक लिखिएगा, किताबी लैंग्वेजेस हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ये पूरा किताब, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो किताब में जो है लगभग 10 से 15 पेज में जो है ये लिखा गया है, वो हमारा जो है ऊपर ऊपर बाउंस करता है। किताब लैंग्वेज जो है ऊपर ऊपर बाउंस करता है, ठीक है। किताबी लैंग्वेजेस हम नहीं आपको बताएंगे। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन के लिए पहला कार्य आप क्या करेंगे कि जगह जगह पे सरकार को क्या करना चाहिए? तो संसाधन नियोजन, संसाधन का जो है खोजबीन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर वहाँ पे संसाधन का पता चलता है उस जगह पे, तो वहाँ का मानचित्र तैयार करना चाहिए। तीसरी बात, अगर उस जगह पे संसाधन का पता चल जाए, वहाँ का मानचित्र आप तैयार कर लिए, तो प्रौद्योगिकी का उपयोग कीजिए, यानी बड़े बड़े मशीनों का उपयोग कीजिए और वहाँ से संसाधन का जो है
जितना जल्दी जो है वहाँ से निकाल कर उसको उपयोग में लाइए। यही कहलाता है संसाधन नियोजन। यानी कि संसाधनों, जो पुराने संसाधन है उसको हम लोग जो है उपयोग में लाएंगे तो उसे ही संसाधन नियोजन के नाम से हम लोग जानेंगे। संसाधन नियोजन 3 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। संसाधन नियोजन कैसे करेंगे तो लिखेंगे कि संसाधन नियोजन हम लोग निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। पहला, विभिन्न जगहों पे जाकर संसाधनों का पता लगाना। दूसरा, उस जगह पे संसाधन का पता लग जाए तो उसका मानचित्र तैयार करना। तीसरा, मानचित्र तैयार करने के बाद जो है उसको प्रौद्योगिकी की मदद से उस संसाधन का विकास करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण, यानी संसाधनों को जो है हम लोग बचा कैसे सकते हैं। संसाधनों को हम लोग बचा कैसे सकते हैं, जैसे कि जल का उपयोग ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, वनों का उपयोग जो है हम अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोग जो है, मनुष्य जो है लालची होते जा रहा है, यानी कि मनुष्य को जितना ज़्यादा मिल रहा है वो उसका उपयोग जो है उतना ही क्या पता क्या हो गया है कर रहा है। ठीक है, जैसे कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जल का बिना मतलब का लोग उपयोग कर रहे हैं। अगर गाड़ी धोने में 1 बाल्टी का पानी लगता है तब 50 बाल्टी आदमी जो है मोटर चला के यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार जो है उसी को हमको बचाना है, संसाधन संरक्षण हमको करना है। तो संसाधन संरक्षण जो है हम लोग कैसे करेंगे, तो गांधी जी जो है संसाधन संरक्षण के लिए वो बहुत पहले से ही जो है अग्रसर थे। महात्मा गांधी जी जो हैं संसाधन संरक्षण के लिए बहुत पहले से ही अग्रसर थे। उन्होंने कहा था कि संसाधन हम लोग जो हैं पेट भर सकते हैं, पेट भर सकते हैं लेकिन पेटी नहीं भर सकते हैं। कहने का मतलब जो संसाधन आपके पास है, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप लीजिए। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्यूचर के लिए भी जो है अभी से ही रखना स्टार्ट कर देते हैं, है कि नहीं। तो गांधी जी ये कहे थे कि हम लोग पेट भर सकते हैं, संसाधन इतना ज़्यादा है कि हम लोग पेट भरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पेटी हम लोग भरने लगेंगे, पेटी, तब जो है दिक्कत है, फ्यूचर में दिक्कत है। ठीक है, तो गांधी जी जो है संसाधन संरक्षण के लिए आगे भी आए थे और बहुत सारे उन्होंने आंदोलन भी किया था कि संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि एक और हम नाम लेना चाहेंगे, मेधा पाटेकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी, नर्मदा बचाओ के नारे को जो है आगे बढ़ाया था, जिसके तहत जो है नदी को गंदा होने से, पानी को गंदा होने से बचाने का जो है इन्होंने आयोजन का जो है शुरुआत किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और आंदोलन था संसाधन संरक्षण के लिए, चिपको आंदोलन, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है किया गया था। चिपको आंदोलन, उन्होंने किस संसाधन का उपयोग संरक्षण किया था, तो चिपको आंदोलन के तहत पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों से चिपक कर बचाने का प्रयास किया था। तो संसाधन का संरक्षण जो है बहुत ज़रूरी है हमारे भविष्य के लिए। अगर हम लोग जल नहीं बचाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है जल के बारे में सोच भी नहीं सकती है, यानी धरती पे तो आएगी लेकिन बहुत दिनों तक वो जो है टिक नहीं पाएगी। तो संसाधन का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, तो अगर आपसे पूछा कि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाएगा, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन को और विकसित करके हम लोग कर सकते हैं, जो मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया है। चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया है, उसको हम लोग बढ़ावा देंगे, जिसके कारण जो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रुक सकती है और महात्मा गांधी के विचारों पे आगे चलेंगे और संसाधन का हम लोग जो है संरक्षण करेंगे। अपने से भी लिख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग किया जाना चाहिए, जल का जो है उतना ही उपयोग करें जितना हम लोगों की आवश्यकताएं हैं। ये सभी जो हैं संसाधन संरक्षण के नियम हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि सतत विकास, जो लास्ट टॉपिक होंगे आज का। सतत विकास होता क्या है? सतत मीन्स होता है लगातार, लगातार विकास होते रहना ही सतत विकास कहलाता है। जैसे अभी हम लोग जो हैं मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है,
मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो इस विकास को कायम रखना, यानी कि आने वाली पीढ़ियां भी जो है हमारी मोबाइल देखे, मोबाइल से और कुछ ज़्यादा देखे, वही जो है सतत विकास कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल ख़त्म हो जाएगा हमारे आने वाली पीढ़ी तक तो क्या वो सतत विकास कहलाएगा? विकास के लगातार बनाए रखने को ही हम लोग बोलते हैं सतत विकास। जैसे कि जल का हम लोग बचाव नहीं करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां जल नहीं देख पाएगी, तो क्या ये सतत विकास कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो सतत विकास वैसा विकास जो आने वाली हमारी पीढ़ियां देखे और वर्तमान के विकास को बनाए रखे, उसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। ठीक है, सतत विकास आप लोग समझ गए। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो आपको बता रहे हैं, जैसे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 4 जून 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 4 जून 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है क्या और क्यों हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है संसाधन संरक्षण के लिए हुआ था, यानी कि जो संसाधन का हम लोग अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं उसको बचाने के लिए जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यानी पृथ्वी को पर्यावरण जो दूषित कर रहा है, पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है, उसी पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए 178 देशों ने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था और कहा था कि हम लोग जो हैं अपने यहाँ के पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। और इनमें जो है कितने देश शामिल हुए? तो 178 देश शामिल होकर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किए थे और सब लोगों का जो है इस पे सहमति बनी थी कि हम लोग जो हैं पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। कब हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? 3 से 14 जून के बीच हुआ था। 1992 में हुआ था, रियो डे जेनेरियो में हुआ था। अब बात करते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो 23 से 27 जून 1997 में हुआ था, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 23 से 27 जून 1997 में। प्रथम कब हुआ? तो 1992 में। द्वितीय कब हुआ? तो 1997 में हुआ। द्वितीय सम्मेलन में क्या हुआ? तो जो 178 देश भाग लिए थे वही लोग जो है 5 साल बाद जो है फिर उस सम्मेलन में बैठे और उसी सम्मेलन को जो है यानी पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण को बचाने के लिए और जो है कुछ विचार किए गए। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। अब आपका प्रश्न जो है 2-3 ऑब्जेक्टिव हम पूछते हैं जो बहुत आसान होंगे प्रश्न। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क कहाँ पे है? ठीक है, इसका कमेंट में आंसर देना है। अब हम बात करते हैं क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या है? क्योटो सम्मेलन का आयोजन जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के समय ही किया गया था। 1997 में 1997 में किया गया था क्योटो सम्मेलन का आयोजन। क्योटो सम्मेलन आयोजन हुआ क्या था? क्योटो सम्मेलन आयोजन में जो हमारी वायु प्रदूषित हो रही है, जैसे कि N2O गैस, मेथेन गैस, ठीक है, ये सब से जो है हमारी जो पृथ्वी का जो वायु है प्रदूषित हो रहा है। HFC गैस, ये सभी गैसों से जो है प्रदूषित हो रहा है, निकल रहा है कि नहीं? जैसे गाड़ी में से कार्बन CO2 गैस निकल रहा है, CH4 निकल रहा है, N2O लाफिंग गैस का जो है हम लोग उपयोग कर रहे हैं, HFC का उपयोग कर रहे हैं। ये सभी जो है खतरनाक गैसें हैं जिससे हमारी जो है वायु प्रदूषित होती है। तो इसी प्रदूषण को रोकने के लिए जापान के क्योटो में
1997 में एक आयोजन किया गया था जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था और कहा था कि ये जो गैस हम लोग कार्बन, मीथेन, HFC, उसके बाद जो है N2O गैस का उपयोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग कमी करेंगे, ठीक है, यानी इसका उपयोग हम लोग कम करेंगे। और इसमें जो है क्योटो सम्मेलन में यही हुआ था कि सभी देशों ने जो है इन सभी गैसों का कम उपयोग करने पे सहमति जताई थी। कौन सम्मेलन में? तो क्योटो सम्मेलन में। कहाँ हुआ था? तो जापान के क्योटो में हुआ था। इसी के कारण इसका नाम जो है क्योटो सम्मेलन पड़ गया। अब हम बात करेंगे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में किया गया। जोहान्सबर्ग कहाँ है ये आप ही बताएंगे, ठीक है। तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के बीच जो है तृतीय सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में क्या किए गए? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में जो है कुछ जो नियम उन्होंने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए बनाया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, उसी पे दोबारा सहमति के लिए जो है फिर जोहान्सबर्ग में ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया। हमें आशाएं हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है भूगोल के एक चैप्टर जो है दिमाग में बैठ गए होंगे। क्लास 10th का ये भूगोल था, भूगोल का चैप्टर 1 जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चैप्टर जो है बहुत आसान था और इसको जो है हमने आपके दिमाग में फिट करने का पूरा जो है प्रयास किया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो सिर्फ इसको शेयर करना है। लाइक सब्सक्राइब की बातें ही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो वे आप खुद करेंगे, लेकिन शेयर आप करेंगे तो दूसरे का ज्ञान में भी जो है बढ़ोतरी होगा। सो गाइस, वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।